सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल। बहुत दिनों के बाद हम लोगों का दोबारा मिलना हो रहा है। कोरोना महामारी ने हम लोगों के सीधे संपर्क को प्रभावित किया, जिसके नाते हम लोग सीधी कक्षाओं और क्लासेस कार्यक्रमों से दूर हो गए, लेकिन तकनीकी ने पुनः हम लोगों को जोड़ा है, जिसके नाते जो हम लोगों का सिलेबस रह गया है या जो प्रीलिम्स 2020 के लिए आवश्यक जो भाग है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो करंट का अपडेट है और उसको लेकर के जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर परिचर्चा की शुरुआत मैं कर रहा हूं। और अगले करीब करीब 8-10 क्लासेस के माध्यम से हम लोग पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उन प्रश्नों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकें और जो है प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन से पहले से आप रूबरू हो सके, ताकि वहां आपको कोई समस्या ना हो। तो आप सभी लोगों को मेरा दोबारा नमस्कार। और चूंकि बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों के लिए एक तरीके से ये नई शुरुआत है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि मानवता के 3 बड़े आविष्कार कहे जाते हैं। मानवता के 3 बड़े आविष्कार हैं। पहला आग का आविष्कार या आग की खोज, दूसरा पहिए का आविष्कार और तीसरा इंटरनेट का आविष्कार। आग के आविष्कार ने आदि मानव को मानव बनाया और पहिए के आविष्कार ने मानव को सामाजिक मानव बनाया। इंटरनेट ने मानव को वैश्विक मानव बनाया है और यही इंटरनेट आज हम लोगों को जोड़ने का, बांधने का माध्यम बना है, जिसके नाते इस इंटरनेट तकनीकी को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इसके माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं। तो देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के हिसाब से पिछले जो है 7-8 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो विद्यार्थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गहरी समझ नहीं रखते, उन्हें लगता है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सिविल सेवा में वो करंट अफेयर पूरी तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है। करंट अफेयर से जुड़ाव उनका होता है, अपडेशन होता है, लेकिन उसके साथ भी बेसिक समझ का होना बहुत जरूरी है। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्नों का झुकाव करंट अपडेट से है, इसलिए आप लोगों को इसमें थोड़ा सा सजग रहना होगा और जो है अपनी समझ को बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को आत्मसात करना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, उनमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आपको जो है ठीक से स्टडी करना होगा, ठीक से अपनी समझ बनाना होगा। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे मिशन इसरो के द्वारा जो शुरू किए जाने हैं और भारत सरकार ने स्पेस रिफॉर्म की एक कड़ी शुरू की है। अंतरिक्ष तकनीकी में और उसके संस्थागत सुधारों में एक बड़ी पहल हुई है। इस बार के मेंस में भी एक क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी के जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जिसके नाते स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट कोरोना में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारा जो है कोरोना वायरस को लेकर के रिसर्च हो रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां नए सिरे से रिसर्च कर रही हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करके वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हुए दवाओं को बनाने की प्रक्रिया जारी है। क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं और रूस की कंपनी गेमलेया इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वैक्सीन तैयार भी कर लिया गया है। मॉडर्ना कंपनी अमेरिका की, वो भी वैक्सीन तैयार कर रही है और ऑक्सफोर्ड कंपनी के द्वारा भी जो है प्रयास चल रहा है, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का बड़ा योगदान है। इस नाते बायोटेक्नोलॉजी भी इस बार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके अलावा बायोमास एनर्जी, बायोमास गैसीफायर एनर्जी का जो है महत्व बहुत बढ़ गया है। एथेनॉल का जो है बायोडीजल के रूप में उपयोग और उसको पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करके उपयोग करने की बात जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यूरो 6 मानक
के नाते इन सभी चीज़ों को पढ़ना एक बार आवश्यक हो गया, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की भी भूमिका है, नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके नाते हम लोगों को फ्यूल सेल के बारे में समझना होगा। फ्यूल सेल का रोल बढ़ा है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को डिजाइन करने में, बहुत सारी चीज़ों को डिजाइन करने में नैनो टेक्नोलॉजी और उसके द्वारा मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी बहुत जो है बड़ी सफलताएं मिली हैं, इसलिए उसको भी समझने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, आईटी, टेलीकॉम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जैसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, HPC हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस नाते हम लोग इन सभी को बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है उसको बहुत कायदे से समझा जाए, बहुत कायदे से जाना जाए और एक बार आपके ध्यान में उन सभी मुद्दों को लाया जाए, उन सभी पहलुओं को लाया जाए जिससे आप बहुत आसानी से जो है अपडेट हो सके और प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस को समझ सके और आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए भी अपनी तैयारी की दिशा को यहाँ से तय कर सके, उसकी बुनियाद रख सके। तो इसी संदर्भ में हम लोगों के द्वारा अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर देखा जाए, विज्ञान एवं तकनीकी से अगर देखा जाए, तो पिछले अगर 2-3 साल के प्रीलिम्स का विश्लेषण किया जाए तो लगभग 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते रहे। यद्यपि इसमें अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को और इसमें अगर हम जनरल साइंस को मिलाएं तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें या जनरल साइंस रिलेटेड रिसर्च की बात करें तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन का जो है रिस्पॉन्स या वेटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानते हैं मिल जाता है। और प्रीलिम्स की परीक्षा में अब वही लोग पास हो सकते हैं जो इन विषयों पर बहुत अच्छे से फोकस करें। आपने देखा होगा कि यूपीएससी 2019 का एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस का पिछला जो पीटी का एग्ज़ाम है उसमें अगर ये 3 पोर्शन को फोकस किया जाए, जैसे ये एक इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसी में जनरल साइंस को भी आप मिला लें और साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इससे कम से कम 40+ क्वेश्चन बनता है। अगर ये तीनों पोर्शन किसी का अब नहीं तैयार है तो निश्चित रूप से जो है एग्ज़ाम में उसे चुनौती मिल सकती है और प्रीलिम्स पास करना उसके लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है। इसलिए इन पोर्शंस को थोड़ा वेटेज दे करके आप पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय अब कम रह गया है। हमारे पास 40-45 दिन मैं मान सकता हूँ कि हम लोगों के पास अब 40-45 दिन का समय है। इतने दिनों में अगर इन पार्टों को आप ठीक से रिवाइज कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से अगर आपने 30 क्वेश्चन की बढ़त ले ली तो बाकी आप पॉलिटी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, ज्योग्राफी में अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी करेंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन आसानी से जोड़ ले जाएंगे। और अगर इतना जोड़ ले जाएंगे तो आप 55+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जिससे पीटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस नाते मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जनरल साइंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये ऐसे पार्ट है जिस पे सामान्यतः विद्यार्थी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं रहते हैं। देखिए, पॉलिटी का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन सामान्यतः विद्यार्थियों का अच्छा होता है, अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए एक पिलर की तरह हैं। लेकिन जो ट्रेंड बदला है जो है एग्ज़ाम का, उसके अनुसार अब इम्पोर्टेंस इन विषयों का हो गया है।
इसलिए इस पर लास्ट मोमेंट में फोकस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो करंट से बहुत ज़्यादा अपडेट होते हैं, करंट से इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। और इसलिए अगर आप इन विषयों पर जो है अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर इनका रिवीजन और इनसे जुड़े हुए टॉपिक को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार से फोकस करने पर आपकी पढ़ाई और आपका अध्ययन बहुत सही ट्रैक पर रहेगा और आपका जो है आपकी स्टडी का लोकस और फोकस बेहतर रहेगा, जिससे निश्चित रूप से निर्णायक सफलता में आपको बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। तो ये तो पॉइंट था जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ टॉपिक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए सबसे पहले उन्हीं को जो है सीखेंगे, उन्हीं को जानेंगे, जिसमें 3 टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी है जिस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी है जिस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, और तीसरा जो है टेलीकॉम और आईटी है। अगर इन्हीं 3 तकनीकों को देखा जाए तो इनसे लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 75% क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। बाकी जो 25% क्वेश्चन है वो नैनो टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रोबोटिक्स, वो मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, ये ऐसे तमाम टॉपिकों से, या क्लीन एनर्जी, ऐसे तमाम जो है विषयों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए जिस विषय का वेटेज ज़्यादा है पहले उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा स्पेस टेक्नोलॉजी। और बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और कुछ बिंदुओं को आप नोट भी करेंगे। सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी, अंतरिक्ष तकनीकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इस साल जो है एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हर साल कम से कम 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसके नाते हर विद्यार्थी को स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी को समझना आवश्यक हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि भारत की एपेक्स एजेंसी है इसरो, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और इसरो की स्थापना का 50 वर्ष पूरा हो गया 2019 में, अर्थात 50 वर्ष यहाँ पर पूरा हो गया, 50 ईयर पूरा हो गया, जिसके नाते इसरो गोल्डन जुबली का वर्ष मना रही। 25 वर्षों पे आप जानते हैं सिल्वर जुबली मनाया जाता है, 50 वर्षों पर गोल्डन जुबली मनाया जाता है, 60 वर्षों पर डायमंड जुबली मनाया जाता है, 75 वर्षों पर प्लेटिनम जुबली मनाया जाता है, 100 वर्षों पर सेंचुरी मनाया जाता है। तो इसरो की स्थापना का 50 वर्ष पूरा हो गया है, जिसके नाते 50 वर्षों में इसरो की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो की एक जो है कम से कम 2-3 पेज का एक नोट्स बना लेंगे कि इसरो की स्थापना, इसरो के शुरुआत से लेकर के अभी तक जो चेयरमैन रहे, इसरो के अंदर आने वाले जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का क्या क्या रोल रहा है, उन संस्थाओं में कौन सी संस्था रॉकेट बनाती है, कौन सी संस्था सैटेलाइट बनाती है, कौन सी संस्था जो है उपग्रहों को लॉन्च करती है, लॉन्च व्हीकल कौन कौन से रहे हैं, और शुरुआती उपग्रह कौन से रहे हैं, और अभी लेटेस्ट में जो हमारे सैटेलाइट हैं उनमें कौन कौन से सैटेलाइट बहुत नेशनल इम्पॉर्टेंस के सैटेलाइट रहे हैं, जो राष्ट्र की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाले रहे हैं, या जो है इसरो के अंतर्गत नए प्लान क्या हैं, और भारत की सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी को एक इकोनॉमी की दृष्टि से कैसे देख रही है, और उसको लेकर के क्या रिफॉर्म किया गया। चूंकि आप जानते हैं इसी जून में सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा
कि एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई है इन स्पेस। पीटी में इससे एक सवाल निश्चित रूप से हो सकता है। और पिछली साल 6 मार्च को जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई। इसरो की नई दिशा और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की नई दिशा को तय करने के लिए और अंतरिक्ष बाजार में भारत की बेहतर भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए इन सभी पहलुओं को जो है हम लोगों को समझना है, संस्थागत जानकारी भी रखना है। तो इस नाते पहले तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ के लिए एक बार रिवीजन कर लेंगे इस जो है टेक्नोलॉजी को। अगर आपके पास पुराना नोट्स हो तो उससे, नहीं तो किसी किताब से पढ़ सकते हैं, या मेरी किताब आपके पास हो तो उससे पढ़ सकते हैं, या मेरे नोट्स हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या सामान्यतः आप वैसे भी नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी आप आसानी से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस पर एक समझ रखेंगे। वैसे मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किन किन संस्थाओं पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और फोकस करना है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसको कहा जाता है अंतरिक्ष विभाग, इसकी स्थापना 1972 में की गई और इसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। पीएम इसका मुखिया होता है अंतरिक्ष विभाग का। अंतरिक्ष विभाग किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये पीएमओ के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बारे में एक तो जानकारी होना चाहिए। दूसरा, आपको जानकारी होना चाहिए स्पेस कमीशन के बारे में, स्पेस कमीशन के बारे में, अंतरिक्ष आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसकी भी स्थापना 1972 में हुई थी, तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी की इंस्टीट्यूशन हैं, इसरो के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये संस्था क्या बनाती है? रॉकेट बनाती। भारत में जितने भी प्रकार के रॉकेट बनाए गए हैं, उन सभी रॉकेट को किस संस्था ने बनाया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल में। चाहे कोई पूछे कि पीएसएलवी किसने बनाया, चाहे कोई पूछे कि जीएसएलवी किसने बनाया, चाहे कोई पूछे कि एसएलवी किसने बनाया था, चाहे कोई पूछे कि जो है एएसएलवी किसने बनाया था, चाहे कोई पूछे कि जीएसएलवी मार्क 2 किसने बनाया, चाहे कोई पूछे कि जीएसएलवी मार्क 3 किसने बनाया, चाहे कोई पूछे कि जो नया बनने वाला रॉकेट है एसएसएलवी कौन बना रहा है, तो इन सभी का जवाब है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसलिए इस संस्था के बारे में एक बेसिक स्टडी कर लेंगे। ये संस्था तिरुवनंतपुरम कुंभा में है और इसका रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस नाते इस संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं पूरा एक बार इसको बता देता हूं, नए सिरे से आप देखेंगे तो एक तो पहली संस्था हो गई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये रॉकेट बनाने के लिए जानी जाती है और भारत में सभी प्रकार का रॉकेट इसी संस्था ने बनाया है। दूसरी संस्था जो सैटेलाइट बनाने के लिए जानी जाती है, इसरो सैटेलाइट सेंटर। ये भारत में जितने भी सैटेलाइट बने हैं जो इसरो के नेतृत्व में बनाए गए, उसकी बात कर रहे हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दे दी गई, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल जो है इस क्षेत्र में होने वाला है। और प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है, आप लोग नोट रखिएगा, नोट करके रखिएगा, आपकी बार पीटी में यहाँ से सवाल हो सकता है। स्काई रूट एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। उसके द्वारा विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 रॉकेट बनाया जा रहा है, जिसमें से विक्रम 1 रॉकेट बन करके तैयार हो चुका है, उसकी टेस्टिंग होने वाली है। विक्रम 1 रॉकेट का नाम भारत में अंतरिक्ष तकनीकी के संस्थापक और भारत में फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। और उसी में विक्रम रॉकेट के लिए ही रमन नाम से एक इंजन बनाया गया है, रॉकेट इंजन। उसका बहुत सफल परीक्षण हो चुका है और रमन नाम रखा गया है भारत के पहले नोबेल
विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमण के नाम पर। तो इस नाते जानते हैं ये जो जितना गवर्नमेंट के अंतर्गत ओनरशिप में इसरो के अंतर्गत जो बनाए गए हैं सैटेलाइट, सब इसी संस्था ने बनाए। तीसरा, जितने भी जो है सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से छोड़े जाते हैं उन सबका लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, यहाँ पे जो है ये लॉन्चिंग स्टेशन है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे एक लॉन्चिंग स्टेशन और बनाने का निर्णय जनवरी में, वैसे तो दिसंबर में ही निर्णय लिया गया था, दिसंबर 2019 में, लेकिन जनवरी 2020 में इसके लिए सरकार ने जो है टेंडर जारी किया। और आपने सुना होगा तूतीकोरिन एक बंदरगाह था, तूतीकोरिन का नाम अब बदल दिया गया, अब उसका नाम हो गया है थूथुकुडी। ये भी आप जान के रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता क्योंकि श्रीहरिकोटा के बाद दूसरा लॉन्चिंग सेंटर भारत का हो गया है थूथुकुडी। तो थूथुकुडी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस नाते जानते इस सेंटर को भी जानेंगे। इसी तरीके से जो प्लानिंग का काम करता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इन सभी को। तो यहाँ बताने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि एक तो जितनी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं उनके बारे में आप जो है सबसे पहले एक बार स्टडी कर लेंगे, और स्टडी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी होगी और समझना आपके लिए आसान होगा। मैं इन जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से केवल उस पोर्शन पर फोकस करूंगा जो करंट से अपडेट रहे हैं। हाँ, लेकिन उस पोर्शन के लिए भी मैं आपको ध्यान दिलाता रहूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिसकी एक बेसिक समझ आपको होना चाहिए। इसलिए जानते हैं आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जहां आपको लगे कि जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जो आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ताकि मैं आपका भी प्रश्न जानता रहूं और आपके जो है प्रश्नों का भी उत्तर देता रहूं, ताकि पूरी क्लास को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया जा सके। ऐसा नहीं कि केवल यूनिलेटरल क्लास हो, मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें। इस नाते आप जो है अपने प्रश्न भी पूछते रहेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए भी बेहतर रहेगा और हम लोगों के पूरे प्रोग्राम की सफलता के लिए भी यह बहुत बेहतर रहेगा। तो जो है एक तो पहली बात जो मैंने आपसे की कि हम सभी लोगों को जो है स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बेसिक समझ रखनी होगी। उसका 1969 से लेकर के अभी तक का जो अचीवमेंट रहा, अभी तक की जो प्रोग्राम रहे, अभी तक की जो संस्थाएं रहीं, उनको समझना होगा, क्योंकि इसरो की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस नाते एक पॉइंट तो यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इसरो के कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो माइलस्टोन प्रोग्राम के रूप में जाने जा रहे हैं, वो प्रोग्राम कौन से हैं और उस प्रोग्राम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। जैसे आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते भी हैं, जैसे गगनयान प्रोग्राम, चंद्रयान 3 का प्रोग्राम, या जापान के साथ एक हम लोगों का समझौता हुआ है जो है लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने का। इसके अलावा निसार का मिशन है, इसके अलावा आदित्य L1 का जो मिशन है, इसके अलावा शुक्रयान 1 का मिशन है, और कुछ जो है रीसेट सैटेलाइट के मिशन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जानते हैं इन सबको भी जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण हो गया कि न्यू डेवलपमेंट क्या है, नया डेवलपमेंट क्या है, और चौथा पॉइंट है जो इंटरनेशनल मिशन है वो क्या है। तो इस नाते स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए 4 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब उन्हीं प्रश्नों के अनुसार मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। ये 4 प्रकार के प्रश्न इस साल के पीटी में पूछे जा सकते हैं। पहला तो जो इसकी संस्थाएं हैं, अंतरिक्ष तकनीकी की 50 वर्षों की उपलब्धियां और इसमें शामिल संस्थाओं की भूमिका, इसमें शामिल संस्थाओं
की भूमिका, जो कि मैंने आपको बता दिया, आपको जानना है। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसरो की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। पहला पॉइंट तो ये है जो आप सभी लोग जानेंगे। दूसरा है कि जो इसरो के महत्वपूर्ण अभियान हैं, तो अंतरिक्ष तकनीकी के भारत के महत्वपूर्ण मिशन, एक तो दूसरा सवाल इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अंतरिक्ष तकनीकी में तो नए संस्थागत परिवर्तन को लेकर के है। तो अंतरिक्ष तकनीकी में नए संस्थागत परिवर्तन के प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चले कि इससे जरूर एक प्रश्न रहेगा, अभी पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे क्या क्या। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तकनीकी में जो महत्वपूर्ण मिशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण मिशन, ये जो है 4 ऐसे बिंदु हैं जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि अब की बार यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 2-3 प्रश्न की गुंजाइश तो एकदम है। कम से कम अगर पूछा जाएगा इस बार, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है और 15 सालों से पढ़ाते हुए जो हमारा ये अनुभव रहा है, तो उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 3 प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो है, या बहुत न्यूनतम होगा तो 2 प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और उसमें जानते हैं, जैसे ये वाला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ये पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण हो, तो ऐसा हो सकता है कि इनसे मिला करके एक ही प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन एक प्रश्न हो सकता है इन दोनों से पूछा जाए। तो अगर मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूनतम 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना, जिसके नाते इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इसको पढ़ने से आसानी से 2 क्वेश्चन की बढ़त हो सकती है और दोनों क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। इसलिए ये 4 बिंदुओं के तहत हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा आप देखें कि क्या चर्चा हम लोगों को करनी है। तो पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया कि पिछले 50 वर्षों में जो संस्थाएं रहीं, जो इसरो की उपलब्धियां रहीं, और जो अंतरिक्ष तकनीकी का हमारा एक इतिहास रहा, उसकी एक बेसिक समझ आप कर लेंगे और संस्थाओं को आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो है, आपने किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए नोट्स भी मिल सकता है आपकी तरफ से? निश्चित रूप से अगर कहीं ज़रूरत लगेगी तो हम लोग ज़रूर दे देंगे, और मेरी कोशिश होगी कि क्लास के माध्यम से ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। इसीलिए क्लास को बहुत सीमित नहीं किया गया है, 2-4 क्लास में पूरा कवर नहीं करना है, बल्कि हम लोग जो है 8-10 क्लासेस, लगभग कम से कम 8-9 क्लासेस के माध्यम से ये जो है पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, जिसके नाते मुझे लगता है कि सारी ज़रूरतें आपकी क्लास के माध्यम से ही पूरी हो जाएंगी। अगर कहीं मुझे लगता है कि ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आपको जो है भेजेंगे, और उसको भी आप PDF के माध्यम से एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास के माध्यम से ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से आप क्लास को सुनेंगे भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। और जिन विषयों को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ज़रूर उसे अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आपको एग्जाम में बढ़त मिलेगी ज़रूर, ये निश्चित रूप से आप समझें। तो इस नाते इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, अब दूसरे पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। दूसरा पार्ट था कि भाई इसरो के जो महत्वपूर्ण अभियान हैं, जो माइलस्टोन प्रोग्राम हैं, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि इसरो की दिशा और दशा बदल सकती है, और इसी इसरो की दिशा और दशा के माध्यम से भारत की दिशा और दशा बदल सकती है। आप सभी लोगों
अ, किसी ने पूछा है कि सर क्लास में ही पूरा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही जो है प्रीलिम्स के पूरे सभी ओरिएंटेशन को ध्यान में रख करके मैं क्लास को पूरा करूंगा और करने का प्रयास करूंगा। मेरी यही कोशिश होगी कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि मैं एग्ज़ाम अगर दूं तो कैसे, किन विषयों को या किन टॉपिक को कैसे ध्यान रखूं, उसी दृष्टि से जो है क्लास जो है होगी और लगभग सारी चीज़ें पूरी होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई किसी चीज़ की कमी दिखेगी तो आप प्रश्न पूछेंगे, आप उस बिंदु को उठाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे ताकि कोई भी कमी, जानते हैं, छूटे नहीं। और अगर आपको किसी विषय के बारे में जो है ज़्यादा समझना है या जानना है तो आप अपना प्रश्न लिखते रहेंगे तो हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्लास आते आते उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि वो बिंदु भी आपका कवर हो जाए। तो देखिए, इसरो के जो महत्वपूर्ण अभियान है जिनको हम लोगों को ध्यान रखना है, वैसे तो अब की बार जो है यूपीएससी के मेंस में भी इस पे एक बड़ा सवाल आ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि विद्वानों का मानना है कि अंतरिक्ष शक्ति बने बिना विश्व शक्ति नहीं बना जा सकता है। जब तक कोई देश अंतरिक्ष में शक्ति के रूप में नहीं उभरता है तब तक वह विश्व शक्ति के रूप में नहीं उभर सकता। लेकिन अंतरिक्ष में शक्ति के रूप में, स्पेस पावर के रूप में आपका उभार कैसे होगा? जब आप बड़े अभियानों का नेतृत्व करेंगे। जब आप बड़े अभियानों का नेतृत्व करेंगे तभी आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति बनेंगे। केवल सैटेलाइट को डिप्लॉय करने से, केवल उपग्रहों को छोड़ने से और कुछ जरूरतों को पूरा करने से आप अंतरिक्ष के क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। यद्यपि इसरो की भूमिका विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में हो चुकी है। इसरो अब एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन और बेहतर ढंग से लीड करने के लिए और पूरी तरीके से विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में प्रयास के लिए क्या किया जा सकता है, उस दिशा में इसरो ने कई प्रकार के जो है मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। कई के लिए प्रोग्राम भी बना दिया है और कई पे काफ़ी कुछ काम भी हो चुका है। जैसे भारत का पहला अंतरिक्ष मानव अभियान गगनयान, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस पे इसरो ने न केवल प्लान बनाया बल्कि उस पर इसरो ने जो है सभी प्रकार की ज़रूरतें, उससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा किया है। और अब जो है वो अभियान अपने अंतिम फेज में आ चुका है और अगले 2 सालों में आप इसकी सफलता को आसानी से महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो इस नाते जो है मानव अंतरिक्ष अभियान, इसके अलावा जो है स्पेस स्टेशन के लिए भी हमारी पहल हो रही है। साथ में चंद्रमा पर लैंडर मिशन, क्योंकि 22 जुलाई 2019 को जो हम लोगों ने चंद्रयान-2 छोड़ा वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। उसका लैंडर विक्रम और रोवर जो है ठीक से कामयाब नहीं हो पाया, जिसके नाते हमको एक दूसरे लैंडर मिशन की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोगों ने चंद्रयान-3 बनाया है और चंद्रयान-3 को लेकर के भी, चूँकि कोरोना के नाते जो समस्या आई है उससे भारत का सभी क्षेत्र प्रभावित हुआ है, सभी संस्थाएं प्रभावित हुई हैं, हम सभी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जिसके नाते हमारे जो लक्ष्य हैं उसमें थोड़ा सा डिले हर जगह हुआ है। इस नाते इसरो ने अपने कई जो है कार्यक्रमों को जो है टाला है, रीशेड्यूल किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। तो 2-4-5 महीने का अंतर या कई कार्यक्रमों में 1 आध साल का भी अंतर आ गया है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आगे के समय में वो सब पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेस स्टेशन, जिस पर इस साल के मेंस में भी प्रश्न पूछा गया था, या जो है लूनर को लेकर के, चंद्रमा को लेकर के हमारा लैंडर मिशन है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो संसाधन हैं उनके उपयोग करने के लिए हम लोगों ने जापान के साथ एक समझौता किया है, इसरो जक्सा एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सारे मिशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्यों इंपॉर्टेंट है?
इसलिए कि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। इस अभियान को जो है 2021 में, मिड 2021, इसका मतलब है जुलाई से पहले, 2021 में जुलाई से पहले इसको छोड़े जाने की योजना है। और जो है उसके पहले जो है इसरो ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि यह इस चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर मिशन होगा। ये लैंडर मिशन होगा, अर्थात चंद्रमा की सतह पर लैंड भी करेगा और इसमें रोवर्स होंगे, चंद्रमा के सतह से जुड़े हुए तमाम अनुसंधान होंगे, इसमें कई प्रकार का रिसर्च होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, जो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, जिसके नाते इसकी ज़रूरत है। तो इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? एक तो ये क्या मिशन है, तो पहली बात चंद्रमा पर भेजा जाने वाला लैंडर मिशन है। और चंद्रमा की, क्योंकि लैंडर मिशन जो है जब तक सफल नहीं होता तब तक ह्यूमन मिशन, मैन्ड मिशन नहीं भेजा जा सकता। इसलिए मैन्ड मिशन की एक समझिए बुनियाद होगी। हम मानव अभियान या ह्यूमन मिशन चंद्रमा पर तभी भेज सकते हैं जब पहले जो है लैंडर मिशन को सफल बनाएं। अगर आप लैंडर मिशन को सफल नहीं बनाएंगे तो चंद्रमा पर मानव मिशन की सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। और लैंडर मिशन हमेशा एक रोबोट होता है। लैंडर मिशन में जो लैंडर होता है ये ऑलवेज रोबोट होता है। इस नाते यहाँ पे रोबोटिक्स या रोबोट वाली टेक्नोलॉजी को भी समझना आवश्यक हो जाता है। इस नाते जानते हैं रोबोटिक्स की भूमिका हो जाती है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रही है उसमें तमाम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जुड़ जा रही हैं। जैसे रोबोटिक्स का स्पेस टेक्नोलॉजी में रोल बढ़ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल बढ़ जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी रोल बढ़ जा रहा है, आईटी का रोल पहले से ही रहा है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का रोल इसमें बढ़ जा रहा है और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी के कई रिसर्च भी स्पेस से जुड़ रहे हैं। तो इस नाते आपको चंद्रयान 3 के बारे में आपको एक समझ रखनी है, इसके विषय के बारे में जानना है, बेसिकली क्या है और क्यों ये मिशन लाया गया है। आगे के मानव मिशन की कड़ी के रूप में होगा और पिछली असफलताओं को सफलता में बदलेगा। इस नाते इसरो के लिए यह माइलस्टोन प्रोग्राम है और इसकी सफलता ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट दे सकती है और पूरे भारत के अंतरिक्ष इतिहास को एक नया मोड़ दे सकती है और जो है एक नया पिलर बन सकती है। इस नाते बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पहला जो माइलस्टोन मिशन है। दूसरा जो मिशन है जिसको जानने की आवश्यकता है वो आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं दोबारा एक बार लिखता हूं, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन, ये मिशन तो आप जानते होंगे, लेकिन इसकी कड़ी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली डेट वगैरह पूछा जाए, डेट भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, किसी ऑप्शन में वो भी रहता है, लेकिन ज़्यादा आवश्यक है कि इसकी गहराई, इसकी तैयारी हमने कैसी की, इस कार्यक्रम का भाग क्या क्या रहा, उन सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो गगनयान मिशन में 3 प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो है गगनयान 1, दूसरा है गगनयान 2 और तीसरा है गगनयान 3। ये जो पहला 2 मिशन है ये अनक्रूड है, अनमैन्ड है ये, इसलिए इसमें रोबोट का रोल है। ये अनमैन्ड मिशन है या स्पेस टेक्नोलॉजी की भाषा में कहा जाए तो अनक्रूड है, अनक्रूड मिशन है। और ये जो तीसरा मिशन है ये मैन्ड है, ये ह्यूमन मिशन है, ये मैन्ड मिशन है, ये मैन्ड मिशन है या स्पेस टेक्नोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो ये क्रूड मिशन है, क्रू मिशन है। तो अब अनमैन्ड मिशन है तो निश्चित रूप से इसमें रोबोट होगा, अनमैन्ड होगा तो रोबोट। और आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए व्योम मित्र रोबोट
इसरो ने बनाया भी और इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो इन दोनों अभियानों का है, क्योंकि सीधे ह्यूमन मिशन, चूंकि ये भारत का पहला ह्यूमन मिशन है, फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन है, यह पहला मानव जो है अंतरिक्ष उड़ान का मिशन है, इसलिए इसमें सीधे मनुष्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पेस इथिक्स है। अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा, या टेक्नोलॉजी का भी एक इथिक्स होता है कि हम तकनीकी में कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जो मानव के को प्रयोग के रूप में या मानव का को साधन के रूप में इस्तेमाल करे। मानव साधन नहीं है, मानव साध्य है। इसलिए जब टेक्नोलॉजी 100% प्रूफ हो जाती है तभी उसका मानव के लिए उपयोग किया जाता है या मानव को उसमें शामिल किया जाता है। इसी नाते पहले 2 अभियान होंगे, जैसे एक तो इसी साल के अंत का अभियान है, अब इसका भी टाइम टल सकता है, दूसरा जुलाई 2021 का है और ये तीसरा दिसंबर 2021, इसको रीशेड्यूल करके नई डेट आ सकती है। ये हो सकता है कि 2022 में चला जाए और ये तो 2021 में ही रहेगा, ये हो सकता है कि 2021 के शुरुआत में चला जाए। तो इसमें ये टाइम को ध्यान नहीं रखना, टाइम तो ठीक है, कि ये ध्यान रखना है कि पहला 2 अभियान मानव रहित है, इसमें व्योम मित्र रोबोट का प्रयोग होगा। तीसरा अभियान इसमें मैंड है, मानव युक्त है। इसके लिए हम लोगों ने 4 लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया है, बल्कि अभी प्रशिक्षण चल भी रहा है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में परीक्षण चल रहा है और 4 अंतरिक्ष यात्री में से 3 भेजे जाएंगे, एक को रिजर्व रखा जाएगा। ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इनको हम लोग अपने संस्कृत भाषा के अनुसार व्योमनाट्स बोलते हैं। जैसे ये व्योम मित्र हैं, ऐसे ये व्योमनाट्स होंगे, ऐसे ये व्योमनाट्स होंगे। और इनका काफ़ी जो प्रशिक्षण है वो पूरा हो गया है। कोरोना के नाते 1-1.5 महीने तक इनका प्रशिक्षण बंद रहा, अब दोबारा शुरू कर दिया गया है और उसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो गए कि अगर समुद्र में उतरना हो या कोई कैजुअलिटी होती है पोलर रीजन में या कहीं और, तो किस तरीके से जो है अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार रहना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो इस नाते पहला 2 मानव रहित अभियान है, तीसरा मानव युक्त अभियान है। मानव युक्त अभियान के लिए 4 लोगों को प्रशिक्षण रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ग्लोब कॉस्मोस के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें से 3 को भेजा जाएगा। 7 दिन का मिशन होगा, ये भी 7 दिन का मिशन होगा और ये वाला भी 7 दिन का ही मिशन होगा। अंतरिक्ष की निचली कक्षा में होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, वही 400 किलोमीटर के आसपास होगा और इसमें जो है श्रीहरिकोटा से मिशन को भेजा जाएगा, लेकिन वापसी जो होगी वो भारत के पश्चिमी तट खंभात की खाड़ी में होगी। अर्थात इन्हें भेजा जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से और वापसी होगी खंभात की खाड़ी की तरफ से। लेकिन ये मिशन, इस मिशन के लिए इसरो कैसे तैयार हो पाया और किन तकनीकों ने इसके लिए आधार का काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लें, जान लें और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ भी लें, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन बनाया जाए गगनयान को लेकर के उसमें 1 या 2 ऑप्शन उस विषय से भी जुड़ा हुआ पूछ लिया जाए जो इससे रिलेटेड तकनीकी का पक्ष रहा है। इस नाते उसे भी जानने की आवश्यकता है। तो एक बार आप नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और मैं एक लाइन उसके बारे में बोल भी दूंगा। तो देखिए जो गगनयान है, ये शायद दिखेगा नहीं आपको, तो गगनयान मिशन का जो तकनीकी पक्ष है वो 4 प्रोग्रामों से जुड़ा हुआ है। 4 प्रोग्राम तो सीधे सीधे इसके पिलर हैं। एक तो है SRE फर्स्ट, सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, 2007 में ये कार्यक्रम बनाया गया था और इसकी सफलता ने ही जो है
गगनयान 1 मिशन के पिलर की शुरुआत की। दूसरा मिशन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो केयर रहा, क्रू एटमॉस्फेरिक रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ये 2014 में सफल हुआ। ये सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट है और ये है क्रू एटमॉस्फेरिक रिकवरी एक्सपेरिमेंट। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट रहा वो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये 2016 का मिशन था। और जो चौथा इसमें जो है मील का पत्थर साबित हुआ वो पैड एबॉर्ट टेस्ट, या कई लोग इसको लॉन्च जो है एस्केप लॉन्च टेस्ट भी कहते हैं। ये 2018 में 5 जुलाई 2018 का समय था। उस समय ये टेस्ट किया गया और ये जो है 22 मई 2016 को, ये 18 दिसंबर 2014 को, और वो 10 जनवरी का समय था। तो जानते ये टेस्ट, इसमें क्या है, क्रू केबिन को कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी दुर्घटना होती है, जब लॉन्च व्हीकल को वापस लाया जाएगा, जब गगनयान रॉकेट वापसी करेगा, तो वापसी करते समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना से बचाव कैसे होगा। क्रू केबिन को क्या हम डिटैच कर सकते हैं, या डिटैच करने की टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए विमान में कोई दुर्घटना होती है तो हम कैसे बचाव रखते हैं। तो उसके लिए जो है पायलट पैरासूट का उपयोग करता है, अंतरिक्ष यात्री भी जो एयरक्राफ्ट में लोग बैठे होते हैं वो भी इसी तरीके की सुविधा का उपयोग करते हैं। वैसी ही सुविधा के लिए पैड एबॉर्ट टेस्ट किया गया है ताकि क्रू केबिन को डिटैच किया जा सके, क्रू केबिन को डिटैच किया जा सके, अलग किया जा सके, और जो है अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी कैजुअलिटी से बचाया जा सके। इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ऑप्शन में हो सकता है। अच्छा, अब ये तीनों क्या टेस्ट था इसके बारे में आप सुन लें। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1998 में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत के ऊपर जो है सभी महत्वपूर्ण देशों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका के द्वारा सुपर 301, स्पेशल 301 जैसे कई प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि भारत के तकनीकी विकास को कोई भी देश सपोर्ट नहीं करेगा, इवन अमेरिका भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपना हाथ जगन्नाथ हो जाता है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे। और चूंकि आप 2007 में आप देख रहे हैं, ये समय वो है जब इसरो के ऊपर प्रतिबंध था। इसरो के ऊपर प्रतिबंध अगर देखा जाए तो 1998 जब हमने परमाणु परीक्षण किया, 2010 तक प्रतिबंध तो घोषित रूप से था। बाकी कोई भी प्रतिबंध एकाएक नहीं हटता है, प्रतिबंध को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। तो इस नाते जो है प्रतिबंध को हटाने की बात हुई, लेकिन उससे पहले ये प्रोग्राम चूंकि शुरू किया गया है, इस नाते इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इसरो ने अपनी क्षमता के माध्यम से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तैयार करने के लिए जो है प्रयोग शुरू किया। तो कैसे प्रयोग शुरू किया? सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट, अर्थात हमको वापस अंतरिक्ष से वापस आना सीखना है, लेकिन अंतरिक्ष से वापस आने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं। तो अंतरिक्ष से हम वापस कैसे आएंगे? अंतरिक्ष से वापस आने के लिए 3 टेक्नोलॉजी चाहिए। एक तो जो है जब अंतरिक्ष में जब आप कोई भी रॉकेट भेजते हैं और उसे अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजते हैं, तो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। तो उस स्थापित कक्षा से पहले डिटैच होना, उससे निकलना, मतलब एक तो स्पेस रिकवरी की टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर जब नीचे आएगा तो एटमॉस्फेयर आएगा। एटमॉस्फेयर में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल तमाम जानते हैं क्षेत्र हैं। फिर उनसे कैसे रिकवरी हो उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिकवरी की टेक्नोलॉजी चाहिए। और तीसरा, जमीन पर आने के लिए लैंड रिकवरी चाहिए। अब ये तीनों अपनी ही क्षमता से सीखना था, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसरो ने क्या किया कि एक जो है ऐसा सैटेलाइट बनाया जो पहले तो अंतरिक्ष में जाकर के स्थापित हो गया और फिर वहीं से वह निकला
और उसको जो है वायुमंडल से गुजारा गया और बंगाल की खाड़ी में ला करके उसको उतारा गया। तो ये पहला मिशन हो गया, बहुत सफल रहा। मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिर इसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ एटमॉस्फेरिक रिकवरी का, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रू एटमॉस्फेरिक रिकवरी एक्सपेरिमेंट, और इसको भी जानते हैं सफल बना लिया गया। फिर इन दोनों तकनीकों को मिक्स कर दिया गया, स्पेस रिकवरी और एटमॉस्फेरिक रिकवरी, और फिर बना लिया गया रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, और इसका भी परीक्षण हो गया। लेकिन लैंड रिकवरी की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी भी नहीं है, इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे गगनयान में वो पानी में उतारे जाएंगे, क्योंकि लैंड पर उतारने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास स्पेस पोर्ट भी नहीं। जैसे एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज को लैंड करवाने के लिए, वैसे ही जो स्पेस व्हीकल्स हैं, स्पेस शटल्स हैं या रॉकेट हैं, उनको वापस लाते समय स्पेस पोर्ट चाहिए, और हमारे पास स्पेस पोर्ट नहीं है। उसके लिए स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा, सरलोगंडी एक जगह है, वहाँ पर प्रयास चल रहा, लेकिन अभी बनने में काफ़ी समय लगेगा। इस नाते जो है तब तक हम लोग अपने अभियान को तो रोक नहीं सकते, हम समुद्र में वापसी कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इसीलिए जो गगनयान मिशन बनाया गया, ये जो है ये लैंड रिकवरी का नहीं है, सी रिकवरी का एक्सपेरिमेंट, अर्थात इसमें सी रिकवरी होगी, लैंड रिकवरी नहीं हो सकती। इसलिए जानते हैं, इन कार्यक्रमों को भी आप जानते रहें, और उसमें वापस आते समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्रू केबिन को डिटैच करने के लिए पैड एबॉर्ट टेस्ट किया गया। ये महत्वपूर्ण है, और गगनयान जो है मिशन को पढ़ते समय इसको जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो लगेगा कि आप प्रश्न को जानते भी हैं लेकिन उसके ऑप्शन को फिर भी सही नहीं कर पाएंगे, और सही नहीं कर पाएंगे तो आपको दुख होगा कि आप जानते हुए प्रश्न को भी सही नहीं कर पाए। इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था। तीसरा जो महत्वपूर्ण अभियान है वो निसार है। ये ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, इसको निसार कहा जाता है। ये एक तरीके से सिंथेटिक, या मैं सीधे बोलूं तो ये एक तरीके के रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग, सीधे बात करते हैं ताकि टाइम भी कम लगे, आप समझ भी जाए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मिशन है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मिशन है, लेकिन इसमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होंगे। इन उपग्रहों, ये जो है दूर संवेदी उपग्रह होंगे, लेकिन इन दूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से हम पूरे हिंद महासागर में, भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में और भारत के बॉर्डर एरियाज में भी बेहतर क्षमता के साथ जो है निगरानी करने की क्षमता प्राप्त करेंगे, और जो है जमीन के अंदर पेनिट्रेट करके बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे, जिसके नाते ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसका टाइम 2021 था, लेकिन अब इसके लिए टाइम 2022 कर दिया गया है, रीशेड्यूल किया गया है। वैसे अपने इसरो जो है अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल करके एक नई डेट देगा, जिसमें एग्जैक्ट डेट पता चल सकेगा, लेकिन जो संभावित डेट है 2022 का इसमें है। इस प्रोग्राम को भी जानेंगे, ये नासा इसरो का ज्वाइंट मिशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो हम लोगों को इसके चौथा महत्वपूर्ण मिशन जानना है वो है आदित्य L1। ये सूर्य का जो बाहरी भाग है, जिसे जो है सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसको देखने के लिए सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक वेट करते हैं। सूर्य ग्रहण साल में 2 बार ही होता है, तो सूर्य के बाहरी भाग जिसको कोरोना कहा जाता है, तो उस बाहरी भाग का अध्ययन केवल 2 ही समय में किया ही जा सकता है, केवल जब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण चूंकि 2 बार होता है, तो भारत में 2 ही बार सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन हो पाता है कि बाहरी भाग में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से सोलर रेडिएशन या जो है
का इंफ्रारेड रेडिएशन का जो भाग है कैसे प्रभावित हो रहा है, उससे पृथ्वी और अन्य ग्रह, पूरा सोलर सिस्टम कैसे प्रभावित हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सूर्य ग्रहण का वेट करते हैं। और देखा जाए तो अगर ईमानदारी से कहा जाए पूरे साल भर में सूर्य का अध्ययन जो है आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब जो सूर्य ग्रहण वाले वैज्ञानिक हैं उनका साल भर में काम कितना होता है, आधे घंटे का काम होता है। बाकी साल भर उसकी स्टडी करते रहते हैं। प्रयोग तो तभी कर पाते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। लेकिन हम एक ऐसा उपग्रह हम लोग भेजने वाले हैं इसरो के नेतृत्व में, जिसके स्थापित हो जाने के बाद हम सालों भर सूर्य ग्रहण जैसी दशा में अध्ययन कर पाएंगे। सालों भर सूर्य ग्रहण जैसी दशा में अध्ययन कर पाएंगे और हम जान पाएंगे कि जो है सूर्य के बाहरी भाग में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इसी नाते यह मिशन बहुत क्रांतिकारी माना जाता है और इसकी सफलता भारत के अंतरिक्ष इतिहास में बहुत निर्णायक दौर को लाएगी, निर्णायक दौर बनाएगी। क्योंकि सूर्य से संबंधित जानकारी अगर हमारी पूरी हो जाती है तो सौर मंडल के सभी ग्रहों और उपग्रहों के बारे में हमारी जानकारी बहुत बेहतर होगी। और निश्चित रूप से अगर बेहतर होगी तो हम लोग स्पेस और डीप स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे और उसका एक्सप्लोटेशन हो पाएगा, स्पेस माइनिंग हो पाएगी, स्पेस जो है टूरिज्म हो पाएगा बेहतर से बेहतर ढंग से, स्पेस माइनिंग हो पाएगी, स्पेस मेडिसिन का दौर शुरू होगा, स्पेस कोलोनाइजेशन होगा, तमाम ग्रहों पर आना जाना संभव होगा। अभी एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने एक स्टारशिप एयरक्राफ्ट बना रही है, जिसको सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर जो है भेजा जा सकता है और उसमें 100 लोग बैठ करके जा सकते हैं। मंगल पे जा सकते हैं, जो है आगे चल करके शुक्र पे भी जा सकते हैं, बृहस्पति पे जा सकते हैं। एलन मस्क ने तो पूरे सौर मंडल की कल्पना की है कि भाई सौर मंडल में जितने ग्रह हैं सब जगह आ जा सकते हैं। लेकिन अगर आज के डेट में भी माने तो आप चंद्रमा पे जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं उस रॉकेट के माध्यम से। लेकिन वो आना जाना तो तभी आसान होगा जब उससे पहले की स्टडी पूरी हो जाएगी कि वहाँ जाने पर ऐसा नहीं कि एक आपको तापमान ज़्यादा मिल जाए, प्रेशर ज़्यादा मिल जाए, या तापमान बहुत कम मिल जाए, या कोई और जानते हैं फिजिकल कोई फिनामिना या कोई केमिकल फिनामिना वहाँ ऐसा मिल जाए जो हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को हार्म पहुँचाए। तो वहाँ हमारा पूरा जो है मिशन और मानव का जो अंतरिक्ष का जो शांतिपूर्ण उपयोग है या स्पेस इथिक्स का जो मुद्दा है वो प्रभावित होगा। इसी नाते आदित्य L1 बड़ा निर्णायक है। इसको जो है दिसंबर 2020 तक जो है छोड़ा जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि यह अभियान भी 2021 में अब चला जाएगा, क्योंकि कोरोना के नाते स्पेस एक्टिविटी प्रभावित हुई है, इसरो की गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं और इसरो के अनेक जो है जो संस्थाएं रही हैं इस दौरान वो बंद रहीं। बंद होने के नाते उनमें ये जानना संभव नहीं हो पाया, उनमें काम करना संभव नहीं हो पाया, उनमें बहुत सारा लिंक टूट गया। इसलिए जानते हैं उस लिंक को दोबारा स्थापित किया गया तो टाइम खर्च हुआ, जिसके नाते इस अभियान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इसको नोट करेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा देखेंगे तो भारत एक पहला अभियान शुरू करने वाला है शुक्र के लिए, जिसको वीनस आर्बिटर मिशन नाम दिया गया है, या शुक्रयान भी हम लोग कहते हैं, शुक्रयान। शुक्रयान, शुक्रयान 1 चूंकि पहला मिशन होगा तो 1 कहा जाएगा। ये वीनस आर्बिटर मिशन होगा और ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा। ये दुनिया का पहला शुक्र अभियान होगा और इसका डेट अब जो डिसाइड हुआ है वो तो 2023 का है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला वीनस मिशन होगा। और जो है वीनस मिशन इस मामले में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शुक्र के बारे में अध्ययन कम है। आप जानते होंगे जैसे ये सन है तो सन की तरफ जो पहला ग्रह है वो बुध है, मरकरी है। दूसरा ग्रह है वो शुक्र है, वीनस है।
और तीसरा ग्रह जो है वो अर्थ है, और चौथा जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो मार्स है, मंगल। ये मंगल है, ये पृथ्वी है, और ये शुक्र है, और ये बुध है। तो पृथ्वी से जब भी कोई अंतरिक्ष अभियान भेजा जाता है तो इस दिशा में भेजा जाता है, जिसके नाते इन ग्रहों का अध्ययन कम हो पाया है। जबकि ये देखा जाए तो रिलेटिवली जो है पास हैं, बहुत दूर नहीं है। ये आसानी से जो है, वैसे तो आसानी से नहीं कह सकते कि आसानी से अभियान भेजा जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो इनकी प्रॉक्सिमिटी है, इनकी समीपता है, निकटता है, लेकिन इस पर अभियान इस दिशा में ना नासा ने भेजा, ना किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा, बल्कि इधर अभियान जा रहे हैं। जैसे जुपिटर पे भी जा रहा है, सैटर्न के लिए भी अभियान रहा है, अब यूरेनस और नेपच्यून के लिए भी अभियान बनाया गया। इस दिशा में बहुत सारे अभियान रहे, लेकिन इस दिशा में अभियान नहीं रहे। इस दिशा में देखा जाए तो ये पहला अभियान होगा, और इस नाते भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये बहुत महत्व रखता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसी बीच में एक समझौता जापान के साथ हुआ, और जापान के साथ समझौता हुआ लूनर माने चंद्रमा ही, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि किसी ऑप्शन में एक ऑप्शन इससे पूछा जा सकता है। यद्यपि ये मिशन 2024 में जाएगा, 2024 में ये मिशन होगा। इसके लिए समझौता 2019 में हुआ, 2019 में समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में समझौता हुआ। भारत की जो एपेक्स एजेंसी है इसरो, और जापान की एपेक्स एजेंसी है जक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये भारत की एपेक्स एजेंसी है, इसकी स्थापना 1969 में हुई, और इसकी स्थापना 2003। ये बहुत लेटेस्ट है, लेकिन इससे पहले भी एजेंसी थी। तो ये एक जो है मिशन बनाया गया है। इसमें जो चंद्रमा का साउथ पोलर रीजन है उसको एक्सप्लोर करने, उसके दोहन की योजना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पेस माइनिंग की दिशा में कदम है, अंतरिक्ष के खनन की दिशा में कदम है। ये अंतरिक्ष खनन की दिशा में ये कदम है। इस नाते यह प्रोग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा, इसमें जो इसका लैंडर होगा इस मिशन का, क्योंकि एक्सप्लोर करना है तो आपके पास रोबोट होना चाहिए, वो तो इसरो बनाएगा, लेकिन इसके लिए रॉकेट का विकास, व्हीकल का विकास जो है वो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी करेगी, अर्थात जापान करेगा। इसलिए यह मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मिशन है ये माइलस्टोन मिशन है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। जो स्पेस टेक्नोलॉजी में दूसरे प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि जो है माइलस्टोन प्रोग्राम क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो के नेतृत्व में, तो आप इसको आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। अब तीसरा वाला प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे ज़रूर एक प्रश्न रहेगा, और मैं आपको अभी बता दूं इसी विषय से जुड़ा हुआ मेंस में एक सवाल जरूर रहने वाला है इस बार, क्योंकि यह क्रांति का दौर माना जा रहा है पूरे अंतरिक्ष तकनीकी में, और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े रिफॉर्म की नींव सरकार के द्वारा रखी गई है। तो जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है कि अंतरिक्ष तकनीकी में संस्थागत सुधार क्या हुआ है, अंतरिक्ष तकनीकी में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लेकर के संस्थागत सुधार, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे भी। संस्थागत सुधार की पहल क्या है, इनिशिएटिव क्या है, संस्थागत सुधार की पहल क्या है। तो देखिए इसमें देखा जाए तो दो बड़ी पहल है, तो बहुत महत्वपूर्ण पहल है,
और इसी दो के पॉइंट के अंतर्गत आप बहुत सारे पॉइंट को समझ सकते हैं। एक तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को कर दी गई, और ये कमर्शियल जो है आर्म है, कमर्शियल कंपनी है। और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है कार्यक्रम इसी जून में भारत सरकार ने शुरू किया। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें ई-सार्ट में लिखा जाता है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है और यह इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एथराइजेशन सेंटर है, और इसकी स्थापना अभी जो है जुलाई में 23 जुलाई को इसे किया गया है, जुलाई 2020 में। अब इन दोनों का रोल क्या है और ये किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस विषय को समझिए। इस विषय को समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे ये तो कमर्शियल कंपनी है। जैसे पहले इसरो के पास पहले भारत के अंतरिक्ष तकनीकी के वाणिज्यीकरण के लिए और भारत के अंतरिक्ष तकनीकी के व्यवसाय के लिए इसरो के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी। आप सभी लोग जानते हैं उसका नाम ACL, जिसको कहा जाता है, हो सकता है ACL से आप ना पकड़ पा रहे हो, लेकिन एंट्रिक्स सुनते ही आप जान जाएंगे। एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कारपोरेशन लिमिटेड, ये 1992 में बनाई गई ये संस्था थी। मुख्यालय वहीं बंगलुरु में है, इसका भी मुख्यालय बंगलुरु में है, इसका भी मुख्यालय बंगलुरु में है। तो पहले हमारे पास एक संस्था थी एंट्रिक्स। एंट्रिक्स क्या करती थी? इसरो की जो उपलब्धियां हैं, इसरो के द्वारा जो तकनीकें विकसित की गई हैं, इसरो के द्वारा जो सेवाएं शुरू की गई हैं, उन सेवाओं का वाणिज्यीकरण, अर्थात उन सेवाओं से कैसे बाजार प्राप्त किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि बाजारीकरण का दौर है। जब तक आप बाजार में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, तब तक किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसीलिए जानते हैं बाजारवाद का दौर चल रहा है और हर लोग बाजारवाद से प्रभावित। यद्यपि भारतीय संस्कृति आप देखा जाए तो बाजारवाद की नहीं रही है। हम लोग कहते हैं पूरी दुनिया परिवार है, लेकिन पश्चिम के लोग कहते हैं पूरी दुनिया बाजार है। उनकी दृष्टि है कि पूरी दुनिया बाजार है, इसमें लाभ प्राप्त करो, लाभ कमाओ। यद्यपि हमारी दृष्टि है कि पूरी दुनिया परिवार है, सबका सहयोग करो, लेकिन सबका सहयोग करने के लिए भी तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए। भारतीय दृष्टि और भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि को स्थापित करने के लिए भी आपके पास आर्थिक ताकत होना चाहिए। आज चीन पूरी दुनिया में अपनी क्षमता को कैसे जो है स्थापित कर पाया, अपनी संस्कृति को भी कैसे पूरी दुनिया में बढ़ा पाया, उसका बड़ा रीजन कि वो बहुत बड़ी आर्थिक क्षमता प्राप्त उसने कर लिया था, जिसके नाते उसने अपने जो है संस्कृति को भी, आप देखेंगे भारत के छोटे छोटे स्कूलों में ताइक्वांडो सिखाया जाता है, जूडी कराटे होते हैं, और तमाम प्रकार नूडल जो है बच्चों का सबसे फेवरेट भोजन बन चुका है। सारे बच्चे नूडल खाते हैं। वो जो है चाहे मैगी हो, चाहे जानते हैं तमाम प्रकार के, अब उसमें आप देखते हैं तो ये क्या है, चीनी संस्कृति का फैलाव है। लेकिन चीन अपनी संस्कृति को कैसे फैला पाया? क्योंकि आर्थिक रूप से एक शक्ति, बड़ी शक्ति बन करके उभरा। इसलिए हम लोग भी अब एक शक्ति बनकर उभरना चाहते हैं और अंतरिक्ष को उसका माध्यम बनाना चाहते हैं। विद्वानों ने पहले ही कहा था कि कोई भी देश विश्व शक्ति तभी बन सकता है जब वो अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष शक्ति बने बिना विश्व शक्ति बनना आप संभव नहीं है। तो अंतरिक्ष शक्ति कैसे बना जाए, उस दिशा में ये दो बड़ा निर्णय है, बड़ा प्रयास है। पहले मैं 2 मिनट में आपको समझा दूं कि अंतरिक्ष तकनीकी कैसे हमारे लिए जो है बड़ी सफलता का कारक बन सकता है और भारत के अर्थव्यवस्था के लाइनों लेंथ को कैसे सही कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था के लोकस और फोकस को कैसे
संतुलित कर सकता है, इस विषय को सबसे पहले आप समझें तो निश्चित रूप से आप इन दोनों सुधारों को और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को जान जाएंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है पहले भी हम लोग जब इकोनॉमी की क्लास में जुड़े हुए थे तो हम लोगों ने देखा कि अनेक अनेक देशों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। कई बार मैं एग्जाम्पल लेता था और आपने क्लास में उन एग्जाम्पल को सुना होगा। पूरी दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था देखी जाए, जीडीपी देखी जाए, तो वो 90 ट्रिलियन डॉलर की है। अर्थात अगर पूरी दुनिया को बेच दिया जाए, एक एक वस्तु को, एक एक पदार्थ को, तो वो इतने पैसे का है। मतलब पूरी दुनिया में कुल कितना पैसा है, कोई पूछे पूरी दुनिया में कुल कितना जो है संपदा है, तो 90 ट्रिलियन डॉलर की संपदा है। इसलिए कहा जाता है ये वर्ल्ड जीडीपी, ये पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो आप जानते होंगे इसमें बहुत बड़ा भाग, लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर, तो खाली यूएसए है। मतलब लगभग पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है, अकेले 25% पैसा किसके पास है? यूएसए के पास है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अब चाइना भी पहुंच गया है। तो इतना तो चाइना के पास, ये चाइना के पास। भारत का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा है, 3 ट्रिलियन डॉलर तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसी बीच में जापान और जर्मनी भी है। तो जानते हैं हमारे पास इतना ही हिस्सा है। तो आप अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे? क्या जिन परंपरागत क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, केवल वही काम करने से हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी? नहीं, आपको उन क्षेत्रों में उभरना होगा, उन क्षेत्रों में अपना उभार सुनिश्चित करना होगा जो हमारी अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्र हैं। इसी को एमर्जिंग सेक्टर कहा जाता है, एमर्जिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्षमता छिपी हुई है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, पहली औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में हुई और पहली औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन विकसित देश बन गया। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, उससे भी बहुत सारे देश विकसित देश बने। लगभग 21 देश दूसरे औद्योगिक क्रांति से विकसित हुए। फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति 1945 में शुरू हुई और 2020 तक का समय माना जाता है तीसरी औद्योगिक क्रांति का। इसमें भी बहुत देश विकसित हुए। लेकिन अब 2020 के बाद चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर आ रहा है और इस चौथी औद्योगिक क्रांति की नींव बनने का काम कुछ तकनीकी कर रही हैं। उनमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक प्रमुख तकनीकी है। बिना अंतरिक्ष तकनीकी को आधार बनाए हम अपने बाजार को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही जो है हम अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वॉल्यूम का विस्तार कर सकते हैं। इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, भारत का कुल निर्यात लगभग 320 बिलियन डॉलर का है। 320 बिलियन डॉलर का भारत का पूरा निर्यात है और इसमें अगर आप देखेंगे तो अकेले जो आईटी सेक्टर है उसका निर्यात लगभग 103 बिलियन डॉलर का आईटी ही एक्सपोर्ट है, आईटी एनेबल सर्विसेज। अर्थात ये हमारा क्षेत्र बहुत विकसित है और पूरे विश्व का अंतरिक्ष बाजार इस समय देखा जाए तो स्पेस मार्केट 400 बिलियन डॉलर का है। पूरे विश्व का जो अंतरिक्ष बाजार है वो 400 बिलियन डॉलर का है। इसमें अभी हमारी क्षमता कम है क्योंकि इसमें हम 8 से 10 बिलियन डॉलर ही अभी हम कमा पाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सुधार कर लें, कुछ सुधारों को बढ़ावा दे दें तो निश्चित रूप से इसमें हमारी बढ़त हो सकती है। इसमें हम 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे एकाएक कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्योंकि इसरो एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। माना जा रहा है 2020 से लेकर के 2030 के बीच में लगभग 17,000 उपग्रह छोड़े जाने हैं और इसरो एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में उभरी है। इसरो बहुत सारे जो है लॉन्चिंग को अपने हाथ में ले सकती है। नासा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जक्सा या रासकास्मोस या सीएनएसए चीन का, ये सब इसरो से तुलना नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो अभियान है वो लो कॉस्ट मिशन है।
बहुत सस्ता है, सस्ता के नाते जानते हैं सभी देशों को आकर्षित कर रहा है, और साथ में बहुत ज़्यादा रिलायबल है और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। पीएसएलवी रॉकेट ने पूरी दुनिया में जो है अपनी सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके नाते इसरो इस मामले में बहुत फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया में इसके क्लाइंटेले हैं। 23-24 देशों ने अपने उपग्रह को भारत से ही लॉन्च करवाया है। इवन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका भी अब अपने जो लो अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रह हैं उसको इसरो के माध्यम से ही लॉन्च करवाता है, उसकी निगरानी करवाता है। तो ऐसे में एक बड़ा बाजार हम आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ा बाजार कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जब हम इसके लिए पूरी तैयारी करें और उस तैयारी में हम अव्वल रहें। तो इस नाते माना जा रहा है कि हम 100-150 बिलियन, 200 बिलियन डॉलर आसानी से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पूरा आप देखेंगे तो पूरे जो है पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 200, मान लीजिए 275 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की जीडीपी है। अगर नेपाल आप देखेंगे तो जो है 70-75, नेपाल देखेंगे तो करीब 25-26 बिलियन डॉलर का नेपाल है। या अफगानिस्तान देखेंगे तो लगभग इतने के बराबर है। श्रीलंका देखेंगे तो आप 70-75 बिलियन डॉलर का है। उससे ज़्यादा एक साल में हम इसरो के माध्यम से कमा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो है अंतरिक्ष तकनीकी के व्यापक विकास को हम बढ़ावा देंगे, और इसी नाते भारत की सरकार ने बड़ी रिफॉर्म की शुरुआत कर दी। क्योंकि अगर विश्व के अंतरिक्ष बाजार में कब्जा करना केवल इसरो अकेले कब्जा नहीं कर सकती। इसरो अगर निजी क्षेत्र को साथ लेकर चलेगी तो बहुत बड़े स्तर पर अपने काम को आगे बढ़ा पाएगी और पूरे विश्व के अंतरिक्ष बाजार में अपनी सेवाओं को फैला पाएगी, बिखेर पाएगी। तो निश्चित रूप से दूसरे कंपटीटर नहीं खड़े हो पाएंगे, और देखा जाए तो हम पूरी दुनिया के बाजार में अपनी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित कर लेंगे। अगर 2020 के स्तर पर देखा जाए तो जो स्पेस मार्केट है पूरी दुनिया का, वो लगभग 400 बिलियन डॉलर का स्पेस मार्केट है, और माना जा रहा है कि 2025 में ये लगभग 550 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और कई लोगों का कहना है कि 800 बिलियन डॉलर तक भी ये जा सकता है। अब इसमें हम लोग 1/3 कब्जा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 800 बिलियन डॉलर, चलिए मैं दोनों को अगर समराइज कर दूं, 600 बिलियन डॉलर ही मान लूं, तो अगर इसमें 1/3 कब्जे का मतलब है लगभग 200 बिलियन डॉलर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब लगभग पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर हर साल कमा सकते हैं। लेकिन वो कमाएंगे कब? जब उसकी पूरी तैयारी हमारे पास होगी। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत नया निर्णय लिया, और ये इसी नए निर्णय को समझने की ज़रूरत है। पीटी में इससे सवाल पूछा जा सकता है। इसी संदर्भ में जो पहला प्रयास हुआ है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है। ये सेंट्रल पीएसयू है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्थापित किया गया है। जो नया कंपनी अधिनियम है उसके तहत स्थापित किया गया है, और 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना की गई। और नाम कितना खूबसूरत है, आप देखेंगे नाम कितना अच्छा है। इसका नाम है न्यू स्पेस। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी समझेंगे हम लोग। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भारत की नई जो है अंतरिक्ष की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो अंतरिक्ष के क्षमताओं के वाणिज्यीकरण के लिए कार्य करेगी। तो आप कहेंगे एक संस्था पहले थी, इसको बनाने की क्या जरूरत? भाई एक संस्था हमारे पास एसीएल थी, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी, पहले तो ये काम कर ही रही थी इसरो के वाणिज्यीकरण का। ये एंट्रिक्स जो है ये तो इसरो के क्षमताओं का वाणिज्यीकरण करती थी और उसके लिए काम कर रही थी। इसकी जरूरत क्यों हुई? तो इस पे एक सवाल पूछा जा सकता है इस बार के पीटी में, और इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से आप सुनेंगे, हो सकता है ये सवाल समझिए आ ही जाए। देखिए एक शब्द है न्यू स्पेस। न्यू स्पेस क्या है? न्यू स्पेस का तात्पर्य है, वैसे तो पहले स्पेस को आप समझ लें, है कि नहीं, तभी समझ में पूरी बात आएगी। इसलिए मैं इसको एक बार हटा करके
आपको स्पेस शब्द समझा देता हूं। देखिए, ये जो है पृथ्वी है और इसके ऊपर जो 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसको इनर स्पेस कहा जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी की भाषा में। और अगर ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इसी को एटमॉस्फियर कहा जाता है। यद्यपि ज्योग्राफी में वायुमंडल, एटमॉस्फियर का मतलब वायुमंडल, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो जो वायुमंडल 100 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन जहां तक माध्यम है वो 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। और 400 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र को आउटर स्पेस कहा जाता है, मोर देन जो है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, आउटर स्पेस, ये मोर देन 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसी को अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। और दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है। ये स्पेस ऑफ अनदर प्लैनेट, स्पेस ऑफ अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रह का स्पेस। जैसे चंद्रमा का स्पेस हमारे लिए क्या है? डीप स्पेस। मंगल का स्पेस हमारे लिए क्या है? डीप स्पेस। या शुक्र का स्पेस हमारे लिए क्या है? डीप स्पेस। तो इसीलिए जानते हैं जो अभियान यहां भेजे जाते हैं दूसरे ग्रहों पर, उसको उस पर भेजे जाने वाले अभियान को कहा जाता है स्पेस प्रोब। सैटेलाइट नहीं कहा जाता। कोई आपसे पूछे कि चंद्रयान 1 क्या था, क्या एक उपग्रह था? नहीं भाई, स्पेस प्रोब था। दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले उपग्रह को स्पेस प्रोब कहा जाता है। और आउटर स्पेस में भेजे जाने वाले अभियान को सैटेलाइट कहा जाता है। और यहां इनर स्पेस में भेजे जाने वाले अभियान को साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। साउंड, ये बेसिक टर्म्स हैं, थोड़ा आप जानेंगे क्योंकि हो सकता है किसी ऑप्शन में यह भी जुड़ करके पूछ लिया जाए। तो डीप स्पेस का मतलब दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष, आउटर स्पेस या स्पेस का मतलब जो पृथ्वी का अंतरिक्ष है, और इनर स्पेस का मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल है। ये तीन शब्द क्लियर हो गए। इसलिए मंगलयान 1 या चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 या चंद्रयान 3, ये सब स्पेस प्रोब होंगे। इसको सैटेलाइट शब्द आप ना बोला करें और धीरे धीरे जो है शब्दों का वही प्रयोग करें जो आपको एग्जाम में लिखना है या जिस तरीके से इंटरव्यू में आपको बात करनी है, ताकि आपकी एक आदत बने। और धीरे धीरे जब शब्दों का, वही स्टैंडर्ड शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा परिष्कृत होती है, आपका जो ज्ञान है वो डाइजेस्टेड होता है और धीरे धीरे आप शब्दों का बहुत संक्षिप्त और प्रभावी प्रयोग करने लगते हैं। तो यूपीएससी में जानते हैं इसी से आप बढ़त ले लेते हैं। अब इसमें न्यू स्पेस क्या है भाई? यहां तो कहीं न्यू स्पेस तो लिखा नहीं है। हिंदी माध्यम में अगर सीधे कहा जाए तो नया अंतरिक्ष। ये नया अंतरिक्ष क्या है? नया अंतरिक्ष क्या है? नया अंतरिक्ष क्या है? तो विद्वानों का कहना है, जो अंतरिक्ष तकनीकी के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना न्यू स्पेस का मतलब अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसका उपयोग नहीं हुआ है, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है और जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़ाने का बड़ा प्रयास हो सकता है और नहीं हुआ है, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वही न्यू स्पेस है। अर्थात अंतरिक्ष में जो नई संभावनाएं हैं। क्या नई संभावनाएं हैं? कुछ की बात मैं कर दूं। जैसे अंतरिक्ष में स्पेस माइनिंग हो सकती है, अंतरिक्ष में खनन हो सकता है, स्पेस टूरिज्म हो सकता है, अंतरिक्ष में पर्यटन हो सकता है, स्पेस कोलोनाइजेशन हो सकता है, अंतरिक्ष में बस्तियां बसाई जा सकती हैं, स्पेस मेडिसिन का, अंतरिक्ष चिकित्सा का दौर हो सकता है, स्पेस मेंटेनेंस हो सकता है, और जो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तमाम और जो है ग्रहों की खोज हो सकती है, सौर मंडल के बारे में जानकारी और बेहतर हो सकती है। इन सभी पहलुओं की जो संभावनाएं हैं
जिनका उपयोग नहीं हुआ है, वही सब न्यू स्पेस है। और इस न्यू स्पेस का उपयोग करने के लिए बनाई गई दुनिया की पहली संस्था, जो नाम से, वो कौन है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना भारत की सरकार ने कर दी और अंडर इसरो ये संस्था काम करेगी, सरकारी संस्था है। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, अब एंट्रिक्स से कैसे अलग है ये? एंट्रिक्स हमारे पास एक एजेंसी पहले से, और ये 1992 में स्थापित है। इसको पूरी तरीके से एसीएल कहा जाता है। ये मिनी रत्ना कंपनी भी है, मिनी रत्ना कंपनी है। तो देखिए, एक लाइन में सुन लें, बाकी तो मेन से जुड़ा हुआ डिस्कशन है, मेंस में भी यहां से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। तो एक लाइन में जो अंतर है कि एसीएल का काम सिर्फ इसरो की क्षमता का वाणिज्यीकरण था, अर्थात इसरो ने जो क्षमताएं अर्जित करनी है की थी, या जो क्षमताएं अर्जित की हैं, केवल उनको बेचना और उनसे लाभ प्राप्त करना। जैसे दूसरे देश के उपग्रहों को लॉन्च कर देना, पैसा ले लेना, या दूसरे ग्रहों, दूसरे देश में रिमोट सेंसिंग करके उनका मैपिंग कर देना, उनके जो है बारे में जानकारी दे देना, या उनके उपग्रहों की निगरानी कर देना। इस छोटे मोटे जो काम है इसके अंतर्गत किए जाते थे। और जो है उसके माध्यम से भारत ने बहुत सारे देश, लगभग 24 देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया, और जो है बहुत अधिक संख्या में न केवल उपग्रहों को लॉन्च किया, बल्कि उससे बहुत अधिक रेवेन्यू भी अर्जित किया, बहुत अधिक नाम भी कमाया, और पूरी दुनिया में जो है इसरो का उभार भी हुआ, और इंडिया एक लीडिंग कंट्री के रूप में, स्पेस पावर के रूप में उभरा। लेकिन अब आप केवल उभरने से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, अब उसका वाणिज्यीकरण कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है, जरा देखें। ये केवल इसरो की जो क्षमता है उसको बेचने का काम या उसको दूसरे देशों को प्रोवाइड करवाने का काम करती है, लेकिन ये क्या करेगी? ये भारत के अंतरिक्ष क्षमता को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करेगी, अर्थात निजी क्षेत्र को साथ लेकर के कैसे जो क्षमताएं अभी तक अर्जित की गई हैं उनके माध्यम से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए यह संस्था काम करेगी, अर्थात यह भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी, और निजी क्षेत्र के माध्यम से भारत के जो है क्षमता का पूरी दुनिया में विस्तार करेगी। क्योंकि अकेले इसरो का जब काम करेगी तो बहुत बड़े स्तर पर सेवा नहीं दे सकती, तो बहुत बड़े स्तर पर रेवेन्यू नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे निजी क्षेत्र के लोग, निजी उद्यमी इस क्षेत्र में आएंगे और वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और अंतरिक्ष सेवा देने की क्षमता अर्जित करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का अंतरिक्ष बाजार बढ़ेगा और पूरी दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की बेहतर पकड़ होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी को बनाया है। ये क्या करेगा? ये इसरो की अभी तक की जो उपलब्धियां हैं निजी क्षेत्र के साथ हम लोग उसे साझा करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करेंगे। उनके साथ जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो समझौता होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल निजी क्षेत्र उसका लाभ ले जाएगा। उसमें हमारी भाई जो जिसकी साझेदारी होती है उसका हिस्सा होता है, इसरो का हिस्सा रहेगा सब में, इसरो का सब में जो है शेयर होगा, और जो लाभ होगा वो उसमें भारत सरकार को बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होगा, जिससे जो है भारत के संविधान में जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करना संभव होगा, और जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा, संसाधनों का समता मूलक वितरण होगा, और सबका साथ सबका विकास करना संभव होगा। इस नाते इस संस्था को जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन जरा और ध्यान दें, इससे बड़ा निर्णय भी हुआ है। बड़ा निर्णय क्या हुआ है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो एक पीएसयू के रूप में स्थापित किया गया। ये एक पीएसयूज है, सीपीएसयूज है, सेंट्रल पीएसयूज है। अब निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, ये कंपनी क्या करेगी? एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी हो गई,
ये गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनियों को लेकर के आगे बढ़ेगी, अर्थात ये प्राइवेट सेक्टर को विस्तार देगी ताकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़े। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होंगी उनका एथराइजेशन कैसे होगा, उनको अनुमति कैसे मिलेगी, उनको अनुमति कहां से प्राप्त होगी? इसके लिए एक बड़ा रिफॉर्म किया गया इसी साल जून 2020 में। उसको इन स्पेस नाम दिया गया और इसका नाम रखा गया है ये 2020 में। वैसे तो जुलाई 2020 में इसकी स्थापना हुई, जून 2020 में इसका निर्णय लिया गया। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस कहा जाता है। ये संस्था क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों को अनुमति देने का काम करेगी, और अनुमति इसलिए देगी ताकि इसरो अब अपने उन खास कार्यक्रमों पर फोकस कर पाए जहां से उसको बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है और जहां से वह पूरी दुनिया का अच्छे से नेतृत्व कर सकती है। इसी नाते इस संस्था की स्थापना की गई है। और इस संस्था की स्थापना से क्या हो जाएगा कि जितने छोटे छोटे काम है, जैसे उपग्रहों को छोड़ना या जो है उपग्रह बनाना या अंतरिक्ष की सेवाओं को देना या दूसरे देशों को उपलब्ध कराना या टेलीकॉम सेक्टर के विस्तार को बढ़ावा देना या कार्टोग्राफी या जानते रिमोट सेंसिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये सब निजी क्षेत्र की कंपनियां कर लेंगी। तो फिर इसरो क्या करेगा? इसरो जो उसके पास संसाधन है उसका उपयोग करेगा महत्वपूर्ण अभियानों के लिए, जैसे वो इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव के अंतरिक्ष अभियान पर वो फोकस करेगा, वो स्पेस स्टेशन को बनाने पर फोकस करेगा, वो चंद्रमा पर मानव अभियान के लिए फोकस करेगा, वो मंगल पर मानव अभियान के लिए फोकस करेगा। वो बड़े कार्यक्रमों में अपना फोकस रखेगा जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा और फिर ये प्राइवेट सेक्टर का विस्तार वहां तक होगा। तो धीरे धीरे पूरे अंतरिक्ष के क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे भारत विश्व के अंतरिक्ष बाजार में एक बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त करेगा और जो है भारत स्पेस पावर के रूप में उभरेगा। इस नाते इस संस्था का भी बहुत महत्व है और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके द्वारा आप जानते हैं कुछ कंपनियों को अनुमति दी गई है, और जिन कंपनियों को अनुमति दी गई है उसमें एक कंपनी है जिसने बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप ध्यान से सुने और इसको नोट भी कर लेंगे। एक कंपनी है स्काई रूट। स्काई रूट, इस कंपनी को जरूर ध्यान रखेंगे आप। टीटी के लिए यहां से एक सवाल उसी किसी ऑप्शन में हो सकता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। ये उसी तरीके की कंपनी मान लीजिए जैसे एलन मस्क की कंपनी अमेरिका में है। एलन मस्क तो आप सभी लोग जानते होंगे ना। एलन मस्क एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत बड़े बड़े नए क्षेत्रों के लिए जो है अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया के लोग इनकी सोच से आश्चर्यचकित हैं और आप देखते होंगे बहुत बड़ी सफलता इनकी एक कंपनी है। खासकर मैं आज अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, स्पेस एक्स है। इनकी कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स। ये कंपनी 2002 में स्थापित हुई थी। अभी इसकी एक बहुत बड़ी सफलता आपने देखा होगा, फाल्कन 9 रॉकेट की रही है और ड्रैगन कैप्सूल की रही है। ड्रैगन कैप्सूल ये हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी तरीके की एक कंपनी स्काई रूट है और इस स्काई रूट की सफलता क्या रही है? इसको इन स्पेस के माध्यम से अनुमति मिली है और पहले जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बन गई थी तो उसी ने जानते हैं इसको जो है इसके साथ काम किया था। लेकिन अब चूंकि उसको एक एथराइजेशन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए इन स्पेस बनाया गया। तो इस स्काई रूट कंपनी ने 2 बड़ा काम किया जो इस साल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इसने एक रमन इंजन बनाया है। रमन, ये रॉकेट का इंजन है। रमन जो है एक जो है 3D
प्रिंटेड अपर स्टेज रॉकेट इंजन है। आप अब की बार भूलना नहीं है पीटी में, ये ध्यान से रखिएगा, ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के द्वारा पहली बात तो अंतरिक्ष में प्रवेश, निजी क्षेत्र के द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश, और उसमें भी इतनी बड़ी सफलता कि रॉकेट इंजन का भी विकास हो गया और परीक्षण भी हो गया इसका। और दूसरा, इसने जो है एक रॉकेट भी बनाया है, अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ है, विक्रम के नाम से। इसमें 3 रॉकेट हैं, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। तो ये भारत की पहली कंपनी है स्काई रूट जिसने रॉकेट का इंजन भी बना लिया, वो भी 3D प्रिंटेड रॉकेट, और इसने भारत का पहला जो है रॉकेट भी बना लिया है निजी क्षेत्र का, विक्रम के नाम से। तो देखा जाए कि सरकार जिस दिशा में चलने का प्रयास कर रही थी उस जरूरतों को पूरा कर रही है निजी क्षेत्र की। ये स्टार्टअप कंपनी है, ये जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत स्थापित है। ये कंपनी 2018 में स्थापित की गई है। तो भारत में प्राइवेट सेक्टर, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं एक शब्द कि भाई प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस टेक्नोलॉजी या ब्रैकेट में इंडिया, मतलब भारत में निजी क्षेत्र, भारत में अंतरिक्ष तकनीकी में निजी क्षेत्र, भारत में अंतरिक्ष तकनीकी में निजी क्षेत्र, और निजी क्षेत्र में ये 3 कंपनी हैं जिनको अनुमति दे दी गई है। इन स्पेस के तहत एथराइजेशन हो चुका है। जैसे एक तो स्काई रूट है, स्काई रूट, एक है बेलाट्रिक्स, और एक है अग्निकुल। ये कंपनियां भी पूछी जा सकती है, तो जरा इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और इसी में जो स्काई रूट है ये भारत की पहली स्टार्टअप है, पहली निजी कंपनी है जिसने रॉकेट भी बना लिया और रॉकेट का इंजन भी बना लिया है। तो एक तरीके से देखा जाए जो सरकार की कोशिश थी, जो सरकार का प्रयास था, वो जानते हैं सफल होने की दिशा में है। और जानते हैं स्काई रूट के द्वारा जो सफलता प्राप्त कर ली गई वो मैंने आपको बता ही दिया, उसको लिख दिया था कि भाई स्काई रूट की ये 2 सफलता है, बड़ी सफलता है। एक तो रॉकेट इंजन की, एक तो रॉकेट इंजन रमन, ये भारत के पहले जो है नोबेल फिजिक्स में पहला नोबेल, विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर है। और दूसरा पहला रॉकेट मतलब लॉन्च व्हीकल, रॉकेट या लॉन्च व्हीकल ये निजी क्षेत्र का विक्रम 1, मतलब विक्रम के नाम से, विक्रम साराभाई के नाम पर है। अभी विक्रम साराभाई का 12 अगस्त को ही विक्रम साराभाई का बर्थडे था, और संयोग की बात है कि विक्रम साराभाई का 100 वर्ष पिछले साल पूरा हुआ था। और विक्रम के नाम पर ये 3 रॉकेट इन्होंने बनाए हैं। एक है विक्रम 1, दूसरा है विक्रम 2 और तीसरा है विक्रम 3। ये 3 रॉकेट इसके द्वारा डेवलप किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। सोचिए ये कंपनी ही 2018 में बनी, यद्यपि इस कंपनी को स्थापित उन लोगों ने किया है जो लोग पहले इसरो में काम कर चुके हैं, इसरो के पुराने वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं, उनकी भागीदारी है, नहीं तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिल पाती। ये कोई निजी क्षेत्र के नए लोग नहीं हैं, ये इसरो के वही लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, जो इसरो में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उनके द्वारा इसमें भागीदारी स्काई रूट कंपनी में। इस नाते इस कंपनी की सफलता जो है बहुत तेज रही है, बहुत तीव्र रही है। तो आप विशेष रूप से जानते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का आगमन है। आप एक सवाल ये भी, जैसे कोई एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के आने से क्या फायदा, तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि निजी क्षेत्र आएगा तो पूरे विश्व के मार्केट में हमारी बढ़त होगी, हमारी इकोनॉमी का विस्तार होगा,
हमारा जो विदेशी आय है वो बढ़ेगी, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे इसरो के संसाधनों की बचत होगी। इसरो अपने संसाधनों का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण अभियानों में कर सकेगा। अभी तो सारा काम उसको करना पड़ता है, सारा काम करने के नाते उसका संसाधन बिखर जाता है। जैसे नासा के द्वारा, देखिए नासा जो प्रयास 20 साल से कर रहा है, इसरो ने वो प्रयास एक ही साल से शुरू कर दिया। जैसे यहां पे मैं आपको कंपैरेटिवली दिखा देता हूं, जैसे नासा 2000 से कोशिश कर रहा है, सन 2000 से कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पे डेवलप हो, और उसी संदर्भ में स्पेस एक्स कंपनी बनी। ये एलन मस्क की कंपनी 2002 में बनी। तो इसरो ने ये प्रयास 2019 में शुरू किया, और इसमें स्काई रूट कंपनी पहले बन गई थी क्योंकि स्टार्टअप थी ये, तो स्काई रूट जो है 2018 में बनी। तो उसी तरीके का रोल है इसका। अब नासा, देखिए नासा का मानना है कि अब नासा ऐसे कार्यक्रमों से अपना ध्यान हटाएगा या ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेगा जो सामान्य अभियान है। जैसे नासा ने जब 2011 में अपने स्पेस शटल को रिटायर करने का निर्णय लिया, जिसमें आप जानते होंगे जैसे कोलंबिया, अटलांटिस, एंडेवर, या जो अन्य जो है उसके स्पेस शटल थे या रॉकेट थे, जब उनको रिटायर करने का निर्णय लिया तो उसने निर्णय लिया कि अब वो जो है अंतरिक्ष में आवाजाही के लिए, अंतरिक्ष में कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए या क्रू ट्रांसपोर्ट के लिए अब कोई वो अपना अभियान नहीं बनाएगा, बल्कि दूसरे देश से सहयोग लेगा। तो जो है ये रासकास्मोस से सहयोग लेने लगा, रशियन अंतरिक्ष एजेंसी से, ये रशियन अंतरिक्ष एजेंसी है, इनसे ये सहयोग लेने लगा। लेकिन दूसरे देश से जब निर्भरता होती है तो निश्चित रूप से उसके अधीन रहना पड़ता है, विदेशी नीति भी प्रभावित होती है, आपकी डिप्लोमेसी उतनी प्रभावी नहीं होती, और पूरी दुनिया में आपकी पहचान जो है निश्चित रूप से वो प्रभावित हो जाती है। आपकी पहचान पूरी दुनिया में प्रभावित हो जाती है, जिसके नाते जो है नासा ने स्पेस एक्स के माध्यम से बढ़त प्राप्त की, और इस साल उसको सफलता मिल गई, क्योंकि आपने देखा होगा मई 2020 में फाल्कन 9 राडार के माध्यम से ड्रैगन कैप्सूल को ऊपर भेजा गया, और अभी इसी जुलाई में जो है वापस लाया गया, मैक्सिको की खाड़ी में उतारा गया, और पूरा कार्यक्रम सफल रहा। जिसके नाते 2011 में जब इसने रिटायर किया था अपने अभियानों को, तो उसके बाद 9 साल के बाद पहली बार जो है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से जो है अंतरिक्ष से वापसी सुनिश्चित हुई। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर अब इसरो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा करके अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर फोकस करना चाहता है। अर्थात जिस रास्ते पर 20 साल पहले नासा चलना चाह रहा था या चलने की दिशा में आगे बढ़ा था, इसरो ने उसी दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है, ताकि जानते ये स्पेशलाइज कार्यक्रमों में इसकी भूमिका हो, जैसे ये अपने स्पेशलाइज कार्यक्रमों में भूमिका रखना चाहता है। इस नाते जानते इस बिंदु को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो था, ये चौथा महत्वपूर्ण बिंदु था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे जो है अंतरिक्ष की तकनीकी में जो है बहुत नया और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस नाते जानते इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि जब पिछली बार एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुन करके आए, तो उन्होंने डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाया। एक तरीके से देखा जाए तो भारत की जो सेना है उसमें हमारी आर्मी है, थल सेना है, हमारा एयरफोर्स है, वायुसेना है, हमारी नेवी है। ये तो हमारे पास आज़ादी से पहले सब था। आज़ादी से पहले हमारे पास थल सेना थी, आज़ादी से पहले हमारे पास वायुसेना थी, आज़ादी से पहले हमारे पास नौसेना थी। लेकिन इसमें एक साइबर सेना हम लोगों ने बनाया 2004 में, लेकिन इसकी आलोचना हुई कि शर्ट बनाया, पैंट बनाया ही नहीं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2004 में हम लोगों ने बनाया, तो इसलिए ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इस नाते इसके स्थान पर 2018 में जो है डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई गई, ताकि साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। भाई
खाली जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है आपको चुनौती स्थलीय भाग से मिले तो उसके लिए आर्मी वहाँ पे काम करती, हो सकता है चुनौती आपको वायु से मिले, वायुमंडल से मिले तो वहाँ एयरफोर्स काम करती, हो सकता है चुनौती समुद्र से मिले तो वहाँ पे नेवी काम करती है, लेकिन हो सकता है चुनौती आपको साइबर स्पेस से मिले तो वहाँ पे चलिए ये साइबर एजेंसी, लेकिन हो सकता है चुनौती आपको अंतरिक्ष में ही मिल जाए, क्योंकि वर्तमान में अंतरिक्ष मानव की दिनचर्या को निर्धारित कर रहा है। आज आप सुबह से शाम तक अपने जीवन के बारे में सोचें तो आप जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो अंतरिक्ष आधारित हो चुकी हैं। आप फ़ोन का उपयोग करते हैं, आप नेट का उपयोग करते हैं, आप टीवी का उपयोग करते हैं, आप कहीं आते जाते हैं गूगल मैप का उपयोग करते हैं, आप मौसम से रिलेटेड जानकारियां रखते हैं, या आप जो है तमाम अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो मानव जीवन की दिनचर्या अंतरिक्ष आधारित हो सकती है। ऐसे में अंतरिक्ष युद्ध की संभावना है, अंतरिक्ष युद्ध हो सकता है, स्पेस वार हो सकता है, और स्पेस वार में अगर कम्बैट करने की आपकी तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष के आधारभूत संरचना को बचा कर रखना और उसके लिए प्रभावी पहल करना बहुत जरूरी है। तो भारत की सरकार ने स्पेस वार से निपटने के लिए 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना भारत सरकार ने की, और इसी डिफेंस स्पेस एजेंसी की भूमिकाओं को और मजबूत करने की, इसीलिए आप जानते होंगे हम लोगों ने जो है अंतरिक्ष में टेस्ट भी किया, और इसी भूमिका को और मजबूत बढ़ाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि छोटे छोटे गतिविधियों में कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाएगा, और बड़ी गतिविधियों पर, जो रणनीतिक गतिविधियां हैं, जो बहुत बड़े स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, उसमें जो है इसरो की भूमिका रहेगी और बाकी भूमिकाएं ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो अब जो चौथे प्रकार का प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, एक पॉइंट बचा, चूंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ से आपको दो प्रश्न 3 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना। चौथे प्रकार का जो प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तकनीकी के अंतर्गत पहल क्या है, इनिशिएटिव क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तकनीकी के अंतर्गत पहल क्या की गई है, तो इसमें जानते कुछ मिशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो अभी बात हम लोग कर रहे थे, स्पेस एक्स कंपनी जो एलन मस्क सर की कंपनी है, एक तो इसका जो ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इन्होंने मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित उतार लिया, मई में भेजा, जुलाई में वापसी कर लिया, अभी जल्दी वापसी कर लिया। एक तो ये है जिसको आपको समझना है, एक तो ये अभियान है। अच्छा, एक जो है इन्हीं स्पेसएक्स कंपनी का एक अभियान है स्टारशिप एयरक्राफ्ट, ये नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत हैवी वेट एयरक्राफ्ट होगा। ये स्टारशिप एयरक्राफ्ट है। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के विकास से सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर आना जाना संभव होगा। अभी देखा जाए अंतरिक्ष तकनीकी के अंतर्गत तो चंद्रमा पर जाया गया है, मतलब चंद्रमा पे मानव अभियान हो सका है, अभी मंगल पर कोई भी मानव अभियान नहीं हुआ है। और देखा जाए तो इंटरप्लैनेटरी मिशन अभी तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर मानव को भेजना, चंद्रमा तो पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, चंद्रमा पे जाना दूसरे ग्रह पर जाना थोड़ा ही है। चंद्रमा पर जाने का तात्पर्य है कि अंतरिक्ष में एक किसी दूसरे पिंड पर जाना, लेकिन वह पृथ्वी के ही प्रभाव वाला पिंड है। जब तक आप जो है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में कोई मिशन नहीं भेजेंगे तब तक इंटरप्लैनेटरी मिशन नहीं माना जाएगा। हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में मिशन होना चाहिए, सूर्य केंद्रीय कक्षा में मिशन, और सूर्य केंद्रीय कक्षा में मिशन तभी माना जाएगा जब वो मिशन मंगल के लिए हो।
या मिशन जो है शुक्र के लिए हो, या मिशन बृहस्पति के लिए हो, या अन्य किसी ऐसे ग्रह के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत महान रॉकेट कहा जा रहा है, बहुत हैवी वेट रॉकेट है, ये हैवी व्हीकल होगा। इसमें 100 लोगों को बैठा करके सौर मंडल के किसी भी ग्रह में ले जाना संभव होगा। इसलिए स्टारशिप प्रोग्राम को भी आप समझेंगे और ड्रैगन कैप्सूल कार्यक्रम को भी आप समझेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान नासा ने शुरू किया है। तो उसके लिए काम तो शुरू हो गया है, आर्टेमिस मिशन है, ये 2024 का अभियान है। इसके अंतर्गत आर्टेमिस जानते हैं, अपोलो 11, तो आप सभी लोग जानते होंगे। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को भेजा गया था। चंद्रमा पर पहला जो है मानव अभियान ये था। नील आर्मस्ट्रांग इसके अंतर्गत गए थे। अपोलो जो है यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी अपोलो की बहन का नाम क्या है? आर्टेमिस है। तो आपकी बार अपोलो की बहन भेजी जा रही है, आर्टेमिस अपोलो की बहन का नाम है। और चूंकि बहन को भेजी जा रही है तो बहन पे बहन को ही भेजा जा रहा है, इसलिए ये पहला जो है पहली महिला को इसके अंतर्गत भेजा जाएगा। महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर, महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर। अभी चंद्रमा पर कोई भी महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजी गई है, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी चंद्रमा पर। और इसके बाद दूसरे आदमी को भेजा जाएगा, और संयोग से जिस आदमी को चुना गया वो भारतीय मूल का है। इसका मतलब है यह अभियान भी आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, पीटी के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके संदर्भ में अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ताकि बहुत विस्तार से और प्रिसाइजली एक बार इन सारे बिंदुओं को देख लें। और इसके अलावा इसी जुलाई में 3 महत्वपूर्ण अभियान को भेजा गया। आपने यूएई के होप मिशन को देखा होगा, और आपने नासा के परसीवेरेंस मिशन को देखा होगा, और आपने जो है चाइना के मिशन टू मार्स को देखा होगा, है कि नहीं? तो इन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है ये मिशन, और इसके अंतर्गत जो मिशन है वो उसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों का इंटरेक्शन यहाँ तक हुआ, जिसमें आपने इन विषयों को देखा। अब इसी से आगे हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो क्लासेस ली जा रही हैं उसके अंतर्गत आप जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर नोट करें। आप पूरे पॉइंट को भले ना नोट करें, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन करके उसके क्रक्स को, उसके कंक्लूजन को, या जो इम्पॉर्टेंट टैग लाइन है उसको जरूर नोट करें, मिशन को नोट करें, और उस ओरिएंटेशन को भी ध्यान दें जिस ओरिएंटेशन से हम बात कर रहे हैं, ताकि जो आपका पीटी में प्रश्न पूछा जाए और उसके अंदर जो ऑप्शन हो उसको पकड़ने में आसानी हो सके। और साथ ही साथ हमारा आप लोगों से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप अपने प्रश्न भी पूछा करें। जहां आपको लगे कि आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं वहां प्रश्न भी पूछा करें। आपके प्रश्नों का जो है हम स्वागत करते हैं, और जो है उसके माध्यम से क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना आसान होता है, और साथ में यह जानना भी आसान होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे समझ रहे हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो जो है उसके लिए भी जो है आप बोल सकते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं कोई सुधार के लिए भी आप कह सकते हैं, और जो है अपने डाउट्स के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे की क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते।